पीटीआई शिद्दत पसंद जमात है, मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई ने आर्मी के मुख्तलिफ यूनिट्स पर मुतअद्दिद हमले किए। पीटीआई कारकुनों के आर्मी ऑफिसर्स के घरों पर भी हमले, लूट मार की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से साबित हो गया कि पीटीआई अब सियासी जमात नहीं रही, बल्कि अब पीटीआई एक शिद्दत पसंद तंजीम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पीटीआई का वाहिद मकसद मुमलिकत पाकिस्तान को इंतशार की जानिब लेकर जाना है। पीटीआई की ये कार्रवाइयाँ जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि एक सोच की अक्कासी है जो पिछले एक साल से मुल्क में फसाद को हवा दे रही है। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत अनप्रेसिडेंटेड है इस तरह से किसी सियासी जमात के कारकुनों का पाकिस्तान मिलिट्री की इमलाक के ऊपर हमला करना, उनकी रिहाइशगाहों पर हमला करना। वक़ार साहब, क्या कहेंगे आप? जी, अनप्रेसिडेंटेड तो है, लेकिन इसका जो नैरेटिव था वो ऑलमोस्ट पिछले 7-8 महीने से शेप अप किया जा रहा था। और पीटीआई की लीडरशिप का क्लेम था कि जी मोस्ट प्रॉब्ली इट इज अगेंस्ट लेट्स से पर्टिकुलर सीनियर कमांड, चाहे पिछली कमांड थी, तो उसका वो कवर लेके, लेकिन द वे इट वाज बीइंग शेयर्ड इज अ वेरी वेरी पॉइजनस नैरेटिव। और अगर आप देखें इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ट्रॉल्स हैं, एंड दे ऑपरेट अंडर अ सेंट्रल सेल जो है वो, उसमें उनको डायरेक्शन दी जाती है। तो उसमें जो है हेटेड जो थी, टॉप लीडरशिप पे आहिस्ता आहिस्ता परमिएट कर रही थी रैंक एंड फाइल के अगेंस्ट। और बहुत ज्यादा इस पे गैरजन्स के ऊपर, कैंटोनमेंट्स के ऊपर, मिलिट्री लाइफ के ऊपर टाइम दे वर शेमिंग मिलिट्री के, जी आपने कोई जंग नहीं जीती वगैरह वगैरह। आई थिंक ये एक्चुअली तो होस्टाइल एजेंसीज का नैरेटिव होना चाहिए, लेकिन समहाउ इट वाज अडॉप्टेड। तो ये तो इस तरीके से आप कह लें कि 7 महीने से इसको बिल्डअप किया गया। लास्ट टाइम भी जब पीटीआई आई थी, आई थिंक केपी से जब इनके आए थे कॉन्वॉयज, तो उसमें भी बड़ा शोर था जी कि जीएचक्यू के सामने जाके करें। तो इसका मतलब है कि एक दिली ख्वाहिश थी लीडरशिप की, एंड दे थॉट के प्रॉब्ली दिस इज द ओनली वे। हालांकि अगर देखा जाए तो द वे दे हैव डन जो कल हुआ है, अगर आप लेट्स से वक़ार साहब, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त तज्ज़िया दिया इस सारी सिचुएशन का, लेकिन 1-1.5 साल पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं उनका तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के साथ, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ बहुत ज़्यादा याराना था और बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें किया करते थे। दिन रात उनके लिए बाकायदा मुहावरे उन्होंने इवॉल्व कर रखे थे। फिर अचानक हुआ क्या कि ये सिचुएशन इस तरह से रिवर्स हो गई ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, आई थिंक ऑल द मोर रीजन जो आपने पॉइंट दिया, इसी को मैं एक्सपैंड करता हूँ कि जब तक जो है लेट्स से योर लीडरशिप इज इन पावर तो एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन अगर आप क्रिटिकल होते हैं, और ये ऐसा डिजिटल ट्राइब बन गया हुआ है कि अगर आप क्रिटिकल हो इस लीडरशिप के, तो बहुत ज्यादा वायलेंस जो है सोशल मीडिया पे आपको नजर आती है, जिसने ट्रांसलेट किया फिजिकल वायलेंस में। तो इस पे अभी आ जाए कि जो अभी हुआ है, आई थिंक दिस वाज ऑलरेडी प्री प्लान्ड। इसमें टारगेट सिलेक्ट किए गए, और आज पीटीआई की लीडरशिप कह रही जी हमें तो पता नहीं चला, तो शायद मिसलीड हो गए, तो कुछ शरपसंद अनासिर थे। ऐसी कोई चीज नहीं है। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जाके मिलिट्री रेजिडेंसेस के अंदर जाके अटैक करें और लेट्स से इसको अमलाक को नुकसान पहुंचाए। तो आई थिंक अगर आप रिस्ट्रेंट देखें जो स्टेट का है या मिलिट्री का है, मैं इसी जानिब इशारा करना चाह रहा हूँ वक़ार साहब कि बहुत ज़्यादा ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, क्योंकि अगर इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई की जाती तो बाद में इन्होंने मजलूम बन के पूरी दुनिया के सामने एक अलग से चैप्टर खोल लेना था। एग्जैक्टली, आई थिंक ये जो डिजाइन था कल का वो था भी यही, क्योंकि हमारे आई थिंक अनफॉर्चुनेटली सियासत चलती है जी, कुछ लाशें गिर जाएं फिर हमारे पास एक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए। और सफर किसने किया है? क्या लीडरशिप करेगी? वही कारकुन है जिसको आगे किया सोशल मीडिया पे, वही लोग करते थे, आज वही लोग आगे इनका आई वुड से। और वक़ार साहब फिर बाद में यही जो कारकुन है वीडियोस बनाकर इजहार नदामत कर रहे होते हैं कि हमें बहका दिया गया था। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि क्या ये प्रेसिडेंस जो है अगर ये सेट हो जाता है और स्टेट इस पे एक्शन, क्या इसको होने दिया जाए? कल कोई भी पार्टी उठे, कल टीटीपी उठ जाए, पीपल्स पार्टी के जी हमारे साथ जाती हो, जाके जी हमला कर दे मिलिट्री गैरजन पे और लोगों के घरों पे, क्या चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो मिलिट्री की रेजिडेंस पे नहीं लेट से लागू होता? तो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, दे हैव क्रॉस ऑल द रेड लाइन। और स्टेट ने अगर एग्जिस्ट करना है तो आई एम श्योर इसका एहतसाब भी होना चाहिए और इन चीजों की अकाउंटेबिलिटी करके और करार वाकई सजाएं इनको मिले। अच्छा वक़ार साहब, ना सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर बल्कि मिलिट्री ऑफिसर्स के घरों पर हमले किए गए, बल्कि हमने देखा कि कौमी हीरोज जिसमें राशिद मिन्हास, अजीज भट्टी जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर जाने दी, निशान हैदर हासिल किए, उनके स्टैच्यूज को भी सबोताज किया गया ब्रिगेडियर साहब। एग्जैक्टली, आई थिंक ये तो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और सिर्फ आप देखें, जो मैं कहता हूँ डिजिटल ट्राइब्स ये बन चुके हैं कि लीडर जो है उसको अवतार का दर्जा दे दिया जाता है, और ये एक लीडर गलत हो ही नहीं सकता।
हालांकि ये डायरेक्शन थी। अभी आप बताएं कि जो हमारे शोधा हैं एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के, उनका क्या कसूर है? तो क्या उन्होंने जाने इसलिए दी थी कि अगली जनरेशन जो ऐसी तैयार की जाए तो जाके उनको लेट्स से हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हमारे जो सिंबल्स हैं हमारी लेट्स से स्पिरिट के, उनको अटैक करें? तो दिस इज आई थिंक बियॉन्ड ऑल रेड लाइंस। अच्छा वकार साहब, आप बहुत सीनियर मिलिट्री पोजीशन से रिटायर हुए हैं, आपके ख्याल में फिजिकल एप्रीहेंशन तो एक अलग मामला है, गिरफ्तारी का डर, लेकिन ये जो इस नस्ल की, जो आपने बड़ा एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डिजिटल ट्राइब जो बन गया है, इसकी जो ब्रेन वॉशिंग की गई है, क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? जी, नैरेटिव से हो सकता है, लेकिन इसमें बड़ी सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए। एक तो आई थिंक इनको एजुकेट करने की जरूरत है कि जो लेट्स से लीडरशिप आपको कहती है, इसकी मिसालें आप देखें, इस तरह ट्रम्पस्टर्स हैं यूएस में जो ट्रम्प को फॉलो करते हैं, मोदी के भक्त हैं। तो आई थिंक दिस इज नाउ समथिंग जिसमें स्टेट की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, इंस्टीट्यूशंस की, यूनिवर्सिटीज में, कि ठीक है पॉलिटिकल अफिलिएशन अपनी जगह, लेकिन डोंट बिकम ट्राइब जहाँ पे आप बिल्कुल अंधे हो जाएं और जो आई वुड से कि आप ईंधन बन जाएं इनकी ख्वाहिशात का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। एंड आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव फेलियर जिसमें बाकी जमातों को भी देखना चाहिए कि यही वो फौज है, ये इदारे जिन्होंने कल डिफेंड करना और डिफेंड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। हमारे ऑफिसर्स जवान शहादतें दे रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी, जनरल ऑफिसर शहीद हुए हैं। अभी आप स्टीरियोटाइप करके जो है उसको करना शुरू कर दें जस्ट टू गेन पावर। आई थिंक देयर इज अ नीड के इस चीज पे काम किया जाए। तो वकार साहब, आप समझते हैं कि इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, चेयरमैन इमरान खान है, बकिया लीडरशिप है, वो जिम्मेदार है जिन्होंने अपने इस डिजिटल ट्राइब की इस तरह से ट्रेनिंग की, ब्रेन वॉशिंग की कि अपने ही मुआवजों के ऊपर चढ़ दौड़ो? मेरे ख्याल में बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। देखे ना जी, जब ये चल रहे थे मार्च कर लीडरशिप के स्टेटमेंट थे एटलीस्ट ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कि ये भी इनकलाब आ गया और हम मूव कर रहे हैं, और इसके अंदर आई थिंक देयर वाज टारगेटिंग जो इट गोज अप टू द हाईएस्ट लेवल। आई थिंक इमरान खान भी जिम्मेदार हैं, फिर इनकी सोशल मीडिया टीम्स हैं, इसमें डॉक्टर असलान वगैरह है जो बैठ के जो है अपना ये सारा काम का। एंड देन और ब्रिगेडियर साहब, इसी मौके का फायदा उठाते हुए इनको ये भी बताएं कि कल जिस घर के ऊपर इन लोगों ने हमला किया वो पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की रिहाइशगाह है। एग्जैक्टली जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस है, ये जिन्ना हाउस कहलाता है, और उन्हीं की रेजिडेंस थी, और उनको शर्म नहीं आई कि कम से कम उसके। और मुझे लगता है वकार साहब इनको पता भी नहीं होगा। जी ऐसे ही है, बिकॉज जब आप डिजिटल ट्राइब होते हैं फिर आप ब्लाइंड हो जाते हैं, देन यू बिकम, आई वुड से कि दे आर नॉट स्टेपिंग इनटू यू नो एन एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। और इसको उनको खुद लीडरशिप को एहसास होना चाहिए, इसको चेक करने की जरूरत है, इसको गाइड करें। आफ्टर ऑल दे हैव पॉपुलैरिटी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान को आप जला के उसको स्मैश कर दें, उसके बाद आपकी विक्ट्री हो जाए। और वकार साहब, अब तक हमारी आपसे जो गुफ्तगू हुई है उसमें एक एंगल जो हमने कवर नहीं किया कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर हमारी जग हसाई हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? लीडरशिप, बिल्कुल लीडरशिप है। बिकॉज इसमें लाइक इंडिया में लोग क्लेम करते हैं जो 70 साल में आप नहीं कर सके, विद इन 1 ईयर पीटीआई ने कर दिया हमारे लिए। और ये एडवाइस ऐसा नहीं है कि इनको नहीं हुई, यहाँ से भी लोगों ने मशवरा दिया कि कम से कम आप स्पेयर करें, आप पॉलिटिकल बैटल लड़ें, बिल्कुल एक दूसरे को जो भी करना चाहते हैं, लेकिन डोंट स्टार्ट असॉल्टिंग द स्टेट। और कहते हैं हम नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया में या जब आप इंजेक्ट करते हैं माइंड्स में तो चीजें फिर फिजिकल वायलेंस में ट्रांसलेट होती हैं, और वही हुआ प्रिसाइसली। और उनकी ख्वाहिशात भी पूरी हो गई, ये चाहते थे कि हम जीएचक्यू के दरवाजे तोड़ें और गेट्स तोड़ें, तो उन्होंने करके देख लिया, जग अंसाई हुई है। लेकिन आई थिंक इसका भी यही है कि स्टेट हैज टू कम वेरी वेरी हैवी, और इनको जो भी उन्होंने किया इसका आई थिंक लॉ ऑफ द लैंड के तहत। अच्छा ब्रिगेडियर वकार साहब, तवक्कुफ कीजिएगा, आबिद लतीफ साहब भी हमें ज्वाइन करें। आबिद साहब, जिस तरह से कल पीटीआई के डिजिटल ट्राइब ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, घरों पर, मिलिट्री यादगारों के ऊपर हमले किए, क्या कहेंगे आप? जी बड़े, वैसे तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट मोमेंट के आपने मुझे इस टॉपिक के ऊपर और आज इस मामले में हमें बात करना पड़ रही है। आई थिंक इट इज बहुत ही जी एगनाइजिंग है और एक पेनफुल है, बिकॉज देखें कि इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी कंट्री एक बहुत सारे मल्टीपल क्राइसिस से गुजर रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और एक पोलराइजेशन है विद इन द सोसाइटी। फिर जो है वो सिक्योरिटी क्राइसिस, आई मीन इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा कर दिया गया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो एक क्लाइमेट क्राइसिस है जिसमें हर आए दिन कहीं ड्राउट आ जाता है, कहीं पानी अब कम आ रहा है फसलों के लिए, और कहीं नॉर्दर्न एरिया में सैलाब आ जाते हैं एंड ऑल दैट। तो इसके अंदर इस सारी सिचुएशन में इसको और वर्सन करना और ये सारा कुछ जो फिनोमेना है, इट इज़ वेरी पेनफुल। और देखें ये जो
फौज का इंस्टीट्यूशन है, ये हमेशा से इट इज अ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ योर डिफेंस ऑफ द कंट्री। और इसमें जो एक जैसे सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था कि जो उसने अपनी किताब जो है सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर लिखी थी, सोल्जर एंड द स्टेट, उसमें उसने क्लियरली लिखा था कि जो एक सोल्जर है उसको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उसको एक डिग्निटी चाहिए होती है। ये अल्ट्रुइस्टिक प्रोफेशन है और ये कोई अच्छा आबिद लतीफ साहब, कल जो कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला हुआ तो बकायदा उनके लॉन में एक पीटीआई का कारकुन एक बकायदा इन यूनिफॉर्म ऑफिसर को ये कह रहा था, कहा था ना खान को नहीं छेड़ना, कहा था ना खान को नहीं छेड़ना। ये जिसकी जानिब ब्रेन वॉशिंग जो हुई है, इसको रिवर्स कौन करेगा आबिद साहब? जी देखें, ये यूरी ब्रेसमनॉफ एक रशियन डिप्लोमेट था जो डिफेक्ट करके फिर अमेरिका चला गया और वो इंडिया में पोस्टेड था। उसने वहां जाके काफी सारी किताबें भी लिखी हैं और उसने एक ऑपरेशन का जिक्र किया जिसको रशिया बहुत अरसे तक एक प्लान कर रहा था और मुख्तलिफ उसने मुल्कों में किया। और उसने ये कहा कि ये एक्चुअली 15-20 साल का प्रोजेक्ट होता है जिसमें जो यंग जनरेशन है उसको पहले डीमोरलाइज किया जाता है। डीमोरलाइज मीन्स कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है और ये जो है ये आइडियोलॉजिकल जो है ये सबवर्जन होती है। उसमें जब वो ब्रेन वॉशिंग हो जाती है देन फिर डिस्ट्रप्शन होती है और फिर क्योस होता है और फिर उसके बाद सेटलमेंट्स होती हैं चीजों की। तो अब इसके लिए इसको रिवर्स करने के लिए उसकी ये कंक्लूजन्स हैं जो आज पूरे वेस्ट में ये बात कोट की जाती है कि 1 से 2 जनरेशन लगती हैं जब ये जनरेशन इस तरह से हो जाए। तो ये इतनी एक स्वेयर ब्रेन वॉशिंग है और इसमें जब कुछ सारा कुछ आपके सामने हो रहा होता है लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते, आप एक कल्ट। तो आबिद लतीफ साहब, आपके ख्याल में ये ब्रेन वॉशिंग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने की है? जी, मैं इसको आप अगर कह लें तो इमरान खान आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो एक कल्चर के अंदर जो एक हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत डिग्रेड हो गए हैं। जब सोशल नॉर्म्स ही सोशल ऑर्डर और सोसाइटल ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, अब सोशल नॉर्म्स जब खत्म हो जाएं, जब कोई तरबियत ना हो, जब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जब वो प्ले करते हैं, फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी जो पॉलिटिकल पार्टीज की और एक जो बयानिया और लेकिन आबिद लतीफ साहब, इससे पहले कि शायद रिंद साहब से भी मैं अगला सवाल करूं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पीटीआई के कारकुनों ने वापटा के दफातर पर हमला नहीं किया, उन्होंने फायर ब्रिगेड के दफातर पर हमला नहीं किया, उन्होंने नेवी एयरफोर्स के दफातर पर हमला नहीं किया, उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान आर्मी को क्यों टारगेट किया? देखें जी, इसको तो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जो लोग बीच में इन्वॉल्व थे या जो लोग उकसा रहे थे, आखिर जो इतना सारा मॉब आया है उनको कहीं से मैसेजेस आ रहे थे, कौन मैसेजेस कर रहा था, कौन उनको उकसा रहा था, उस बंदे को शुड बी टेकन टू द लॉ। वहां पे उनको तो डिफाइन होना चाहिए और उसके बाद अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है तो उनके अगेंस्ट वही काम होना चाहिए जो लॉ कहता है और वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप जब आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ आप ये करेंगे और एक टारगेटेड करेंगे और एक देखिए, असल में वो एक लेनिन ने कहा था यूजफुल इडियट्स। जब सोशल देखें, ये एक्चुअली ये जब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के अंदर जब लोग आ जाते हैं और ये हम सबको पता है कि देयर इज अ सोशल मीडिया का और एक साइबर का बहुत बड़ा सेटअप है जो अक्रॉस दी बॉर्डर काम कर रहा है। उसमें 5000 के करीब लोग हैं जो सिर्फ हमारी सिचुएशंस के ऊपर ट्वीट करते हैं, फिर उनमें से फेक वीडियोस बनाते हैं जी आती हैं और फिर यहाँ पे जो हमारे लेनिन की जुबान में अच्छा आबिद साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, शाहिद रिंद साहब हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद में। शाहिद साहब, कल जो कुछ हुआ पाकिस्तान में बहुत अनप्रेसिडेंटेड था, बहुत अफसोसनाक था। जिस तरह से पीटीआई कारकुनों की जानिब से मिलिट्री ऑफिसर्स की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया गया, हमारे कौमी हीरोज के मुजस्मों को सबोताज किया गया, आप समझते हैं कि जो गिरफ्तारियां हैं वो इस मसले का हल है शाहिद साहब, या इसके अंदर ज्यादा डीपर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? अवैस, मेरे ख्याल से कल से जो सूरत हाल हमने देखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी तरबियत अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की यही की थी। वो पिछले 1 साल से जिस तरीके से इदारों और इदारों के आला अफसरान को हद से तनकीद का निशाना बना रहे थे और जिस तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड उनकी टीम की जानिब से बनाए जा रहे थे, तो उसका एक अल्टीमेट एंड कहीं ना कहीं होना था। और ये जो गुज़िश्ता रोज उनकी गिरफ्तारी के बाद की सूरत-ए-हाल में पीटीआई की क़यादत का 24 घंटे तक गायब रहना और आज मंजर-ए-आम, बल्कि असद उमर ने तो ये भी कहा कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी देखें, असद उमर साहब जो है वो उनका दावा अपनी जगह पर है। अच्छा, मैं शाहिद रिंद साहब आपसे दरखास्त करूंगा, आबिद लतीफ साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहमद, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।